हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंसर विद के में। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको मिलेगा क्लास 9, 10, 11, 12 साइंस साइड के सारे टॉपिक्स के सबसे आसान एक्सप्लेनेशन, और इसके साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि एग्जाम में आपको कैसे लिख के आना और क्या लिख के आना है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। तो स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, और उस पर एक एक उदाहरण का हम लोग सॉल्व किए थे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश, इन दोनों को एक दूसरे के बहुत पास में रख दिया जाता है। जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इन दोनों को एक दूसरे के बहुत पास में रख दिया जाता है, तो जो हमारा सिस्टम बनता है, सिस्टम जिसको हम लोग निकाय कहते हैं, तो जो हमारा निकाय बनता है, सिस्टम बनता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, बस ये है कि दोनों का परिमाण समान होना चाहिए। परिमाण का मतलब होता है दोनों का मान समान होना चाहिए। मान, अगर ये भी 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। 5 कूलाम है तो 5 कूलाम होना चाहिए, बस ये प्लस में रहे तो ये किस में रहे, माइनस में रहे। तो जब एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश को जो परिमाण में समान हो और प्रकृति में विपरीत हो, परिमाण का मतलब मान, दोनों का मान समान है, ये भी 5 है ये भी 5 है, और प्रकृति में विपरीत हो, यानी एक प्लस हो तो दूसरा क्या हो, माइनस हो, तो परिमाण में समान हो और प्रकृति में विपरीत हो, इन आवेशों को एक दूसरे के पास में रख दिया जाता है, एक दूसरे के करीब में रख दिया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये जो निकाय बनता है, हमारा जो सिस्टम बनता है, इसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक कोई प्लस क्यू चार्ज है। अब इससे थोड़ी दूरी पर एक दूसरा माइनस क्यू चार्ज रख दिया जाए। देखो ये भी क्यू है ये भी क्यू है, दोनों का मान समान है, पर ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। ये भी क्यू है ये भी क्यू है, लेकिन ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, दोनों प्लस हैं, और एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर अगर इनको रख दिया जाए, दोनों के बीच की दूरी हम यहाँ पर 2l मान लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी को 2l मान लेते हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या बन जाता है, एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने पर प्राप्त निकाय को वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव निकाय कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये डेफिनेशन है वैद्युत द्विध्रुव का। दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर प्राप्त निकाय वैद्युत द्विध्रुव निकाय कहलाता है या वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसके उदाहरण है HCl, H2O, CH4 आदि। अब ये HCl आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, H और Cl। H क्या होता है, हाइड्रोजन धन आयन बनाता है, धनात्मक होता है, और क्लोरीन क्या होता है, ऋण आयन बनाता है या ऋणात्मक होता है। तो इस पर प्लस चार्ज होता है और इस पर माइनस चार्ज होता है, और ये दोनों एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, बहुत पास होते हैं। तो ये जो निकाय बनाते हैं, HCl निकाय जो बनाते हैं, ये क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। ये जो निकाय बनाते हैं इसको क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे देखेंगे, इसका डायग्राम समझेंगे कि यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं, बहुत ही कम दूरी पर रखे हैं, और इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है, ये बहुत कम है, बहुत ही अल्प दूरी है। तो ये जो निकाय होता है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के लिए आप यही चित्र हमेशा दिमाग में रखेंगे बस। और डेफिनेशन क्या है, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति। प्रकृति का मतलब एक माइनस रहेगा तो दूसरा प्लस रहेगा। परिमाण का मतलब दोनों का आंकिक मान समान रहेगा। परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं होता है, कभी वो निरपेक्ष मान होता है, निरपेक्ष मान। तो निरपेक्ष मान हमेशा ये इनका और इनका निरपेक्ष मान क्या होगा, समान रहेगा। तो इस प्रकार से दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं, तो जो निकाय बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसी एक आवेश का परिमाण
किसी एक आवेश का परिमाण ले लीजिए, किसी एक आवेश का, तो मान लीजिए इसका परिमाण लेंगे तो होगा Q, आप इसका भी परिमाण लेंगे तब भी Q ही होगा, चाहे इसका परिमाण लीजिए चाहे इसका परिमाण लीजिए। किसी एक आवेश का परिमाण Q और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2L, इनका गुणा करा देंगे तो इस गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी एक आवेश का परिमाण लेंगे और किसी एक, चाहे आप इसका परिमाण ले लीजिए चाहे आप इसका परिमाण ले लीजिए, और दोनों के बीच की दूरी 2L है तो 2L का परिमाण ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये इसके गुणनफल को कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये हमारे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है। किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण एवं आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p रहेगा, और यह एक क्या है, सदिश राशि है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक सदिश राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वैद्युत द्विध्रुव निकाय है। अब इसका एक आवेश का परिमाण ले लीजिए, तो चाहे इसका परिमाण लीजिए चाहे इसका परिमाण लीजिए, तो एक आवेश का परिमाण हो जाएगा Q, एक आवेश का परिमाण हो जाएगा Q, और आवेशों के बीच की दूरी, यहाँ है आवेशों के बीच की दूरी 2L है तो गुणे 2L, इन्हीं का गुणनफल है ना, गुणनफल, तो Q गुणे 2L, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर हो जाएगा Q गुणे 2L, Q इंटू 2L। अब चूंकि यह क्या है स्टूडेंट्स, एक सदिश राशि है, चूंकि ये सदिश राशि है तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो स्मॉल p के ऊपर वेक्टर लगा देंगे और ये हो जाएगा Q इंटू 2L। अब यहाँ पर ये L जो है सीधी रेखा है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, तो Q इंटू 2L, इस प्रकार से ये सदिश रूप में है और ये आंकिक मान में है। अब इसका मात्रक देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका मात्रक और विमा देख लेते हैं, इसका मात्रक और विमा देखते हैं स्टूडेंट्स, मात्रक देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा आवेश का मात्रक गुणे 2L, दूरी का मात्रक। 2L क्या है स्टूडेंट, दूरी ही तो है, तो आवेश का मात्रक गुणे दूरी का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और गुणे है तो इंटू लगा देंगे। दूरी का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर, शॉर्ट फॉर्म में इसको C इंटू m लिखते हैं, कूलाम मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब इसकी विमा क्या होती है स्टूडेंट्स, विमा इसकी क्या होती है, विमा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा बराबर आवेश की विमा गुणे दूरी की विमा। आवेश की विमा आपको पहले लेक्चर में बताया गया है 80 होता है, आवेश की विमा 80 होता है, और दूरी की विमा हो जाएगी L, दूरी या लंबाई की विमा होती है L स्टूडेंट्स, L, तो इसको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा LTA, ये हो जाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। तो स्टूडेंट्स वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या है, कूलाम मीटर। देखिए कहीं कहीं CM लिखा रहेगा तो आप इसको सेंटीमीटर नहीं पढ़ेंगे, बहुत से लोग गलती कर देते हैं सेंटीमीटर पढ़ते हैं, ये कूलाम मीटर है, कूलाम मीटर। और स्टूडेंट्स इसकी विमा जो होती है LTA, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या होती है, LTA। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव निकाय से, ये एक निकाय है, एक सिस्टम है, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव निकाय से किसी भी बिंदु की दूरी को नापेंगे या किसी भी बिंदु की या किसी भी आवेश की दूरी को नापेंगे, तो वो दूरी हम हमेशा इसके केंद्र से नापेंगे। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव निकाय से अगर हम किसी आवेश की या किसी बिंदु की दूरी को नापेंगे तो वो दूरी हम इसके केंद्र से नापेंगे, ना कि प्लस आवेश से नापेंगे और ना ही माइनस आवेश से नापेंगे, बल्कि उस दूरी को हमेशा हम इसके केंद्र से नापेंगे, उस दूरी को हमेशा हम इसके केंद्र से नापेंगे। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड ये जो परिभाषा है इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, चित्र बना के आ रहा इसको समझ लीजिएगा,
और इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति और वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताइए या व्यंजक की स्थापना कीजिए। इससे रिलेटेड ये दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 या 5 मार्क्स के आते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार से होती है। एक है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में और दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में। इस निरक्षीय स्थिति को विषुवत तलीय भी कहते हैं। विषुवत तलीय, इस निरक्षीय स्थिति को स्टूडेंट्स विषुवत तलीय स्थिति भी कहते हैं। विषुवत तलीय स्थिति भी कहते हैं अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। तो कहीं कहीं पर निरक्षीय स्थिति लिखा रहता है और कहीं कहीं पर क्वेश्चन में विषुवत तलीय आ जाता है। तब भी आप जब विषुवत तलीय लिखा रहेगा तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप सीधा समझ जाएंगे कि वो कौन सी स्थिति है, निरक्षीय स्थिति है। तो अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अब आइए देखते हैं अक्षीय स्थिति कहाँ होगा और निरक्षीय स्थिति कहाँ होगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है। दोनों आवेश समान है और प्रकृति में विपरीत है, एक प्लस एक माइनस है। दोनों के बीच की दूरी को क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, 2l लेते हैं। दोनों के बीच की दूरी को क्या लेते हैं, 2l लेते हैं। अब इन दोनों के बीच की दूरी को 2l लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहां से मान लीजिए अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति का मतलब होता है आप इसी रेखा के आगे की ओर चाहे इधर जाइए चाहे इधर जाइए, इसी रेखा में रहेगा तो वो इसके अक्षीय स्थिति में होगा। ये जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है, लाइन है, इस लाइन के आप सीध में रहेंगे, इसी के पथ पर रहेंगे कहीं पर भी, तो वो उसका अक्षीय स्थिति होता है। आप इसी लाइन के चाहे इधर चले जाइए चाहे इसी लाइन के इधर चले जाइए स्टूडेंट। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये भी पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट P है, तो ये बिंदु P इस द्विध्रुव के किस स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में। इसी रेखा को मिलाने वाला, आगे की ओर बढ़ाने वाली चाहे इधर चाहे उधर, रेखा के पथ पर रहेगा स्टूडेंट्स। इस रेखा के पथ पर रहेगा तो हम कहेंगे अक्षीय स्थिति है। तो यहाँ पर कोई बिंदु हो सकता है या फिर यहाँ पर कोई बिंदु हो सकता है। मान लीजिए ये P है तो ये कोई बिंदु Q मान लीजिए, या कुछ भी कोई भी बिंदु मान लीजिए, A मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर कोई बिंदु ये है, तो इसके इसी रेखा के पथ पर है। इसे देखिए इसी रेखा के पथ पर है, हट के नहीं है कि इधर कहीं है इधर कहीं है, इसी रेखा के पथ पर है। तो ये इसका क्या होगा, अक्षीय स्थिति। अब मान लीजिए कि चलिए इधर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, इसी रेखा के पथ पर अर्थात अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु क्या है, P है। कोई बिंदु क्या है, P है। तो इस P का इस द्विध्रुव से दूरी कितना है। मान लीजिए कि हम ये मान लें कि दूरी R है, ये भी मान लें, हम लोग ये भी मान लें कि इस P का इस द्विध्रुव से दूरी क्या है स्टूडेंट्स, R है। इस P का इस द्विध्रुव से दूरी कितना है स्टूडेंट्स, R है। तो दूरी आप कहां से नापेंगे ये भी हम आपको बता चुके हैं। दूरी को नापेंगे स्टूडेंट्स हमेशा द्विध्रुव के बीच से, जो डाइपोल है, जो द्विध्रुव है, हमेशा इसके बीच से नापेंगे, हमेशा इसके बीच से नापेंगे। तो इसका बीच वाला भाग यही है, इसका बीच वाला भाग स्टूडेंट्स यही है। तो यहां से इसकी दूरी कितनी है, R है। तो ये जो दूरी यहां से हो जाएगी ये R दूरी होगी, ये इस बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगी स्टूडेंट। तो ये जो R दूरी है, ना तो प्लस Q से उसकी दूरी R है और ना ही माइनस Q से उसकी दूरी R है, उसकी दूरी इस द्विध्रुव के बीच से नापेंगे। क्यों बीच से नापेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक निकाय है, एक सिस्टम है, सिस्टम। तो एक निकाय है, ये दोनों दो नहीं बल्कि एक ही है। तो यहां से दूरी नापना है तो हमेशा इसके बीच से नापेंगे। तो इसके बीच से हम नापेंगे, तो इसकी अगर दूरी R है तो यहां से और P के बीच की दूरी R है स्टूडेंट। तो इस तरह से ये अक्षीय स्थिति होता है। अक्षीय स्थिति का मतलब ये जो रेखा है इसके लाइन पर रहे। अब आते हैं हम निरक्षीय स्थिति या विषुवत तलीय स्थिति। चाहे विषुवत तलीय लिखा रहेगा चाहे निरक्षीय लिखा रहेगा स्टूडेंट, दोनों बातें एक ही हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, निरक्षीय या विषुवत तलीय। तो यहाँ पर निरक्षीय कब होगा, जैसे कि मान लीजिए ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, -Q और ये है +Q। दोनों के बीच की दूरी स्टूडेंट्स मान लीजिए 2l है। दोनों के मान लीजिए क्या होता ही हम लोग पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं, दोनों के बीच की दूरी 2l है। तो निरक्षीय कब होगा,
जब इसके लंबवत कोई बिंदु आएगा तो वो इसका निरक्ष होता है। इसके मध्य, यहाँ ये इसका मध्य बिंदु है तो इसके लंबवत, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है, लंबवत स्थिति में कोई बिंदु P है और वो भी लंब किस पर होना चाहिए, मध्य बिंदु पर लंब होना चाहिए, उसी को विषुवत तलीय या निरक्षीय कहते हैं, उसी को विषुवत तलीय या निरक्षीय कहते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये द्विध्रुव हमारा है, इसके लंबवत दूरी पर मान लीजिए कोई बिंदु P है तो ये बिंदु P इसके क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा। अक्षीय स्थिति क्या होता है स्टूडेंट्स, अक्षीय स्थिति होता है कि इसी लाइन के सीध में रहे, इसी लाइन के सीध में रहे। और निरक्षीय स्थिति क्या होता है, निरक्षीय स्थिति जो इसका मध्य बिंदु है इसके लंबवत रहे, लंबवत। तो ये दो चीजें आप दिमाग में बैठा लीजिए, लंब का मतलब 90 अंश का कोण होता है, ये जो दूरी है ये क्या रहे, इसके लंबवत रहे। अक्षीय स्थिति होता है इसी लाइन में रहे और निरक्षीय स्थिति इसके लंबवत रहे। तो ये है निरक्षीय स्थिति या विषुवत तलीय स्थिति और यह है अक्षीय स्थिति। तो आइए हम लोग अब सूत्र की स्थापना करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र है और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र है। फिर इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। स्टूडेंट्स, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या अक्षीय स्थिति कहेगा या अनुदैर्घ्य स्थिति कहेगा तो भी आप समझेंगे कि वो एक है। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें क्या प्राप्त करना है, व्यंजक प्राप्त करना है, सूत्र की स्थापना करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम मान लेंगे, पहले एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय बनाएंगे। मान लीजिए कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है -Q और ये हो जाएगा +Q। ये एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है स्टूडेंट्स, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है स्टूडेंट्स, 2L है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है स्टूडेंट्स, 2L है। मान लीजिए कि इस निकाय के, देखिए ये एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। अब इस निकाय के अक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना है। तो अक्षीय स्थिति का मतलब होता है इसी के लाइन में रहे, अक्षीय स्थिति होता है इसी लाइन में रहे। तो आप इसी लाइन में चाहे उधर आगे की ओर जाइए चाहे इधर आगे की ओर जाइए। तो चलिए इस तरफ आगे की ओर जाते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, P है, कोई बिंदु क्या है, P है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। और इस बिंदु की इस निकाय से जो दूरी है स्टूडेंट्स, इस बिंदु P की इस निकाय से जो दूरी है स्टूडेंट्स, वो दूरी है R। कितनी दूरी है, R। तो R दूरी कहाँ से नापेंगे स्टूडेंट्स, बीच से नापेंगे। उस R दूरी को हम कहाँ से नापेंगे, बीच से नापेंगे। ये इसके सीध में यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, इसके सीध में यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, एरो लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा R दूरी। फिर इसके सीध में यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे और यहाँ से आगे जाएंगे, ये R दूरी है स्टूडेंट। तो ये हमारा बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसकी दूरी इस निकाय से इस P की दूरी कितनी है, R है। चित्र बना लेंगे कॉपी में स्टूडेंट्स, और इसको समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल टर्म है तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से ये जो दूरी है R। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटी चीज और हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो इस मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L। इन दोनों के बीच की दूरी स्टूडेंट कितनी है, 2L। और ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब होता है बीचों बीच, बीच का स्थान। तो बीच का स्थान है तो इधर वाला आधा होगा, इधर वाला भी आधा होगा। स्टूडेंट्स, ये बीच का स्थान है, इसका मतलब इधर वाला भी आधा होगा और इधर वाला भी आधा होगा। तो इधर वाला आधा होगा तो पूरा 2L है, तो आधा हो जाएगा L। अर्थात ये जो दूरी है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा L। ये जो दूरी है स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। ये दूरी L हो जाएगा, और ये दूरी ये भी L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, ये जो दूरी ये भी L हो जाएगा। और पूरी दूरी कितनी होगी, L + L 2L। चूंकि ये मध्य बिंदु है स्टूडेंट्स, बीच का स्थान है, इसलिए इस पूरी दूरी का, सिर्फ हम इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, इसलिए ये इस दूरी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अगर ये 2L है स्टूडेंट्स,
तो ये हमारा यहाँ से बीच से यहाँ तक का ये यल हो जाएगा, बीच से यहाँ तक का ये भी यल हो जाएगा, और पूरी दूरी यल यल 2l हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग चित्र बनाएंगे और लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय के अक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें अध्ययन करना है। यदि ये पूरा निकाय के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हो, अगर ये पूरा निकाय हमारा पूरा सिस्टम के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हो, तो यहाँ पर एक चीज आप अपने दिमाग में रख लेंगे कि किसी भी फार्मूले में अगर कोई माध्यम आ जाए तो फार्मूले में हम एप्सिलॉन 0 के स्थान पर एप्सिलॉन रखते हैं स्टूडेंट्स। ये आपको बताया जा चुका है पिछले लेक्चर्स वाले वीडियो में। तो माध्यम की बात आएगी तो एप्सिलॉन 0 के जगह पर हम क्या रखेंगे, एप्सिलॉन रखेंगे। एप्सिलॉन 0 के जगह पर क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन रखेंगे। तो इस प्रकार से ये हम इतना लिखेंगे। अब आइए थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। इस चीज को जो मैं बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ही दिमाग लगाकर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको होगा। थोड़ा दिमाग लगाकर समझेंगे, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ से ये बीच से इतनी दूरी कितनी है, r है, ये दूरी यल है, ये भी यल है। तो इस देखो ये पूरी दूरी, इसको मैं यहाँ बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है और यहाँ पर ये बिंदु P है, ये बीच वाला पार्ट है, और ये हमारा प्लस Q है स्टूडेंट्स। ये हमारा स्टूडेंट्स, हम आपको इतने पार्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम आपको इतने पार्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा ये बीच वाला भाग यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ये प्लस Q वाला पार्ट यहाँ पे लिख दिए हैं, और ये P वाला पार्ट यहाँ पर लिख दिए हैं। अब बीच से उस P के बीच की दूरी स्टूडेंट्स, बीच से इस P के बीच की दूरी कितनी है, r दूरी है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये बीच से P की दूरी कितनी है स्टूडेंट्स, r दूरी है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। चित्र में ये समझ गए तो ये पूरा जितना भी एक्सप्रेशन आगे आएगा सब हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये बीच से P के बीच की दूरी कितनी है, r है स्टूडेंट्स, और यहाँ से इस प्लस Q के बीच की दूरी कितनी है, यल है। यहाँ से इसकी बीच की दूरी कितनी है स्टूडेंट, यल है। तो ये पूरी दूरी r है और ये पूरा यल है। तो ये दूरी कितना होगा स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये पूरा r है, ये पूरा यल है, तो ये दूरी कितना होगा, ये दूरी हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए ये पूरा r है, ये यल है, तो ये दूरी हो जाएगा r माइनस यल, ये हो जाएगा r माइनस यल, ये दूरी हो जाएगा r माइनस यल। इतना, सिर्फ इतना दूरी स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ इतना दूरी हो जाएगा r माइनस यल। अगर ये पूरा r है, ये यल है, तो ये हो जाएगा r माइनस यल। कैसे, आइए समझते हैं। मान लीजिए कोई लाठी है, ये कोई डंडा है, ये कोई लाइन है, कोई रस्सी है, यहाँ पर ये दोनों के बीच की ये P है, और ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए 10 है, 10 मीटर सेंटीमीटर कुछ भी है, मान लीजिए 10 है, और यहाँ से इसके बीच की दूरी ये कितनी है, 4 है। ये पूरा 10 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 6 होगा। ये पूरा 10 है, ये 4 है, तो ये स्टूडेंट्स होगा 6। कैसे पता चला, इस पूरे में से इतने को घटा दिए। कैसे पता चला स्टूडेंट्स, इस पूरे में से इतने को घटा दिया। पूरा 10 था, इतना 4 है, तो 10 में से इस 4 को घटाएंगे तो इतना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये पूरा r है, ये यल है, 10 है, 4 है, r है, यल है, तो ये कैसे पता चलेगा, पूरे में से इतने को क्या करेंगे, घटा देंगे। पूरे में से इतने को घटा देंगे तो r माइनस यल हो जाएगा। 10 माइनस 4 6, तो r माइनस यल। तो ये जो प्लस Q से और इस P के बीच की दूरी होगी, ये हो जाएगी r माइनस यल, ये हो जाएगी r माइनस यल स्टूडेंट्स, r माइनस यल, r माइनस यल। कहां से कहां तक की दूरी है स्टूडेंट्स, प्लस Q से P के बीच की दूरी हो जाएगी r माइनस यल। इस तरह से हम लोग समझेंगे। अब ये प्लस Q से P के बीच की दूरी आ गई r माइनस यल, तो अब हम माइनस Q से P की दूरी याद करेंगे, माइनस Q से P की दूरी याद करेंगे। आइए इसको भी समझते हैं। ये बीच वाला भाग है स्टूडेंट्स, इधर ये क्या है, माइनस Q है, और यहाँ पर ये प्लस Q को नहीं लिखते हैं, यहाँ पर सीधे हम P लिखते हैं, P है। बीच वाले से इसकी दूरी है r, बीच वाले से इस P की दूरी कितनी है स्टूडेंट्स, r। देखो यहाँ बीच वाले से P की दूरी कितनी है, r, और ये दूरी हमारा है यल। ये दूरी हमारा कितना है,
बीच वाले से माइनस क्यू के बीच की दूरी कितनी है, यल। तो पूरा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये आर है, इसको समझेंगे, ये आर है, ये यल है, तो पूरा कितना हो जाएगा, आर प्लस यल। यहां से और वहां तक की दूरी हो जाएगी आर प्लस यल। स्टूडेंट्स यहां से और वहां तक की माइनस क्यू से पी तक की दूरी हो जाएगी आर प्लस यल। जैसे यहां पर देखेंगे, ये बीच वाला है, ये बीच वाला है, ये पी है, और ये माइनस क्यू है। ये दूरी हमारा 10 है, ये इतना दूरी हमारा कितना है, 10 है, और ये दूरी हमारा 4 है। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 10 4 14, 10 प्लस 4, कुल दूरी हो जाएगा 10 प्लस 4 14। इसी प्रकार से यहां पर समझेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारा आर है, ये यल है, तो कुल कितना हो जाएगा 10 प्लस 4 आर प्लस यल। तो यहां माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी हो जाएगी आर प्लस यल। माइनस क्यू से और पी के बीच की दूरी हो जाएगी आर प्लस यल। स्टूडेंट्स आर प्लस यल, ये दूरी हम इस तरह से देखेंगे। अगर बीच से दूरी पी की आर है तो प्लस क्यू से आर माइनस यल हो जाएगा, और माइनस क्यू से स्टूडेंट्स माइनस क्यू से आर प्लस यल हो जाएगा, माइनस क्यू से आर प्लस यल हो जाएगा। बीच से दूरी अगर हमारा बीच से दूरी आर है तो प्लस क्यू से आर माइनस यल, और माइनस क्यू से आर प्लस यल। हम क्यों आवेश से दूरी निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हमको बिंदु आवेश से वैद्युत क्षेत्र की, मान लीजिए यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश था, लेक्चर याद कीजिए, प्लस क्यू आवेश था और यहाँ पर कोई बिंदु पी था, हमें अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी तो हम आवेश से बिंदु की दूरी लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए स्टूडेंट्स हम आवेश से बिंदु की दूरी लेते हैं, चार्ज से बिंदु की दूरी लेते हैं। तो यहां पर आवेश से बिंदु की दूरी लेंगे, तो इस आवेश के कारण उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और इस आवेश के कारण उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इसके कारण निकालेंगे, और चूंकि दूरी पता रहेगा तो आसानी से आ जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, माध्यम रहेगा तो एप्सिलॉन रखेंगे, माध्यम नहीं रहेगा तो एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q बटे R स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का स्टूडेंट फार्मूला होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R स्क्वायर। तो इस तरह से ये दूरी हो गया। अब यहां पर कोई आवेश है नहीं तो हम कैसे तीव्रता ज्ञात करेंगे, यहां पर कोई आवेश होना चाहिए। तो जब जहां कोई आवेश नहीं होता है स्टूडेंट्स, हम उसके लिए मानते हैं कि वहां एक परीक्षण आवेश है, वहां पर एक धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश है। तो यहां पर एक धन परीक्षण आवेश मानेंगे, धन परीक्षण आवेश अर्थात प्लस, धन परीक्षण आवेश का मतलब प्लस। तो देखेंगे ये प्लस है, यहां पर भी, यहां हम मान लिए हैं कि प्लस है, यहां है नहीं, हम कल्पना करेंगे, मानेंगे। यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है। प्लस प्लस वाले को क्या करेगा, आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, प्लस प्लस वाले को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, प्लस प्लस वाले को प्रतिकर्षित करेगा। गुड, वेरी गुड, प्लस प्लस वाले को प्रतिकर्षित करेगा। तो यहां पर ये प्लस वाला, यहां पर प्लस माने हैं, हम दिमाग में माने हैं, तो यहां पर ये प्लस वाला इस प्लस वाले को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसके कारण इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ये इस तरफ होगी, उसको धकेल देगा। ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1। ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है स्टूडेंट्स, E1 है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, अर्थात ये प्लस वाला इस प्लस वाले को क्या यहाँ पर प्लस मान लेंगे, तो ये प्लस वाला उसको क्या करेगा, धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो जब ये उस पर उधर बल लगाएगा तो दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की उधर हो जाएगी, क्योंकि E बराबर क्या होता है, F बटे Q0, E बराबर तो F बटे Q0। तो जिधर ही बल की दिशा उधर ही E की दिशा स्टूडेंट्स, और बल ये उस पर उधर लगाएगा तो उसी तरफ E की दिशा हो जाएगी। इसी प्रकार से ये माइनस क्यू वाला उस पर कितना बल लगाएगा, ये माइनस क्यू वाला जो उस पर बल लगाएगा, इसके कारण उस पर जो तीव्रता होगी उसकी दिशा किधर होगी, तो ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। तो ये माइनस वाला उस प्लस वाले को क्या करेगा, आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो चूंकि माइनस प्लस है तो आकर्षित करेगा, तो ये माइनस वाला उस प्लस वाले को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। चिन्ह विपरीत है
अर्थात इसके कारण इस पर जो दिशा हो जाएगी स्टूडेंट्स वैद्युत क्षेत्र की, वो इस तरफ हो जाएगी, क्योंकि ये उसको खींचेगा। तो यहां पर ये इसको इधर खींचेगा, तो ये दिशा हो जाएगी E2। E2 किसके कारण है? माइनस क्यू के कारण। माइनस क्यू के कारण जो उस पर दिशा होगी उसकी दिशा इधर हो जाएगी, इधर तीर लगाएंगे इधर। प्लस क्यू के कारण स्टूडेंट उधर क्यों? उधर कोई पूछेगा प्लस क्यू के कारण उधर क्यों, तो कहेंगे सर हमने यहाँ पर प्लस क्यू आवेश एक मान लिया है, तो ये भी प्लस है वो भी प्लस है, तो प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए इस पर प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर हो जाएगी और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो जाएगी। तो अब हम स्टूडेंट चलते हैं व्यंजक की ओर। आइए व्यंजक प्राप्त करें स्टूडेंट्स। यहाँ पर प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। अब प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए E का फार्मूला होता है। अब चूंकि माध्यम में है, हम लोग लिखे थे ना किसी माध्यम में K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हो, तो प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R स्क्वायर। माध्यम है तो एप्सिलॉन, अगर माध्यम नहीं है तो एप्सिलॉन 0। तो यहां से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R स्क्वायर, Q बटे R स्क्वायर। अब यहाँ पर R आवेश से बिंदु के बीच की दूरी होती है, यहाँ पर प्लस Q के कारण निकाल रहे हैं, तो प्लस Q से बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? R जो है बिंदु आवेश से बिंदु के बीच की दूरी होती है। अब यहाँ पर ये प्लस Q है, तो प्लस Q से P के बीच की दूरी कितनी है? R माइनस L। देखो प्लस Q से P के बीच की दूरी है R माइनस L, तो ये हो जाएगा R माइनस L, ये हो जाएगा हमारा R माइनस L। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। E1 बराबर हो जाएगा, E1 प्लस Q के कारण E1 मान लें, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R माइनस L का स्क्वायर, और बराबर ये हो जाएगा, इसको समीकरण मान लेंगे। R स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर मान लेंगे। ऐसे ही लिखेंगे माइनस Q के कारण, प्लस Q था ना, अब की बार लिखेंगे माइनस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मान लेंगे E2। तो E2 बराबर हमारा फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर माध्यम है तो एप्सिलॉन, और माध्यम नहीं है तो एप्सिलॉन 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा Q, माइनस Q रहेगा लेकिन आवेश का परिमाण लेंगे तो वो प्लस Q आएगा, तो ये हो जाएगा Q बटे आवेश से बिंदु के बीच की दूरी का स्क्वायर R स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे स्टूडेंट्स, इस माइनस Q से इस P के बीच की दूरी कितनी है? R प्लस L है। माइनस Q से P के बीच की दूरी है R प्लस L, तो ये हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर। आवेश से बिंदु के बीच की दूरी देखते हैं, बीच से नहीं देखते हैं, तो माइनस से P के बीच की दूरी R प्लस L है, तो R प्लस L का स्क्वायर। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे P पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, एक E1 है एक E2 है। अब दोनों सदिश राशि हैं, तो जहां पर एक से अधिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी तो उसके लिए हम उसका क्या निकालेंगे? परिणामी निकालेंगे। तो P पर हम ऐसे लिखेंगे, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो एक बार वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, यह है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चूंकि E1 और E2 यहां पर देख लीजिए, यहां पर E1 और E2 एक दूसरे से क्या है स्टूडेंट्स? दिशा में विपरीत हैं, दिशा में विपरीत हैं। एक उस तरफ है तो एक इस तरफ है, E1 उधर है E2 इधर है, तो ये एक दूसरे से क्या है स्टूडेंट्स? दिशा में विपरीत हैं। तो जब ये एक दूसरे से दिशा में विपरीत हैं तो इनका परिणामी निकालेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अगर इनका मैग्नीट्यूड लेंगे, इनका परिमाण लेंगे, मान लेंगे, तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, क्योंकि दिशा में क्या है स्टूडेंट्स? विपरीत हैं। तो दिशा में विपरीत है, एक उधर है एक दूसरा इधर है,
तो दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं बल्कि घटेंगे, क्योंकि वेक्टर रूप में उनको प्लस ही दिखाया जाता है। तो ई बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, ई बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। स्टूडेंट्स चूंकि दिशा में विपरीत है इसलिए बीच में क्या लगेगा, E1 माइनस E2। अब देखिए E1 का मान समीकरण 1 से रख दीजिए, E2 का मान समीकरण 2 से रख दीजिए। तो E बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R माइनस L का स्क्वायर। E1 का मान है R माइनस L का स्क्वायर, और बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। E2 का मान है ये, E2 का मान ये यहां पर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q बटे R प्लस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां पर ये हमारा एक्सप्रेशन था, यहां पर ये हमारा एक्सप्रेशन था। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन दोनों में है, Q और Q भी दोनों में है। तो यहां से Q को और 4 पाई एप्सिलॉन को बाहर ले लेंगे, Q को और 4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। E बराबर हो जाएगा हमारा, यहां से आएगा Q, ऊपर Q हो जाएगा, 1 का गुणा Q, क्योंकि Q कॉमन लेंगे और 4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन लेंगे, Q को कॉमन लेंगे और 4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, अंदर ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, यहां से बाहर आ जाएगा तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1/R, ये देखो 4 पाई एप्सिलॉन बाहर आ गया है तो क्या बचेगा, R माइनस L का स्क्वायर। यहां से 4 पाई एप्सिलॉन बाहर आ गया है तो बचेगा R माइनस L का स्क्वायर, माइनस यहां से भी 4 पाई एप्सिलॉन बाहर आ गया और Q बाहर आ गया है तो 1/1 ये हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स R प्लस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो E बराबर हो जाएगा, ये देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखिए इस तरह से जब बटे वाले सवाल आते हैं तो हम लोग कैसे लगाते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं और दोनों का गुणा आपस में करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं और दोनों का गुणा आपस में करते हैं। स्टूडेंट दोनों का गुणा आपस में करते हैं तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 का गुणा छिपा रहता है R प्लस L का स्क्वायर, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये भी 1 का गुणा छिपा रहेगा R माइनस L का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स दोनों का गुणा आपस में कराएंगे तो हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर और हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका गुणा इसमें कराते हैं, इसका गुणा इसमें कराते हैं, दोनों का गुणा आपस में कराते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग फार्मूला पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़े स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं 6, 7, 8 के छोटे क्लासेस में हम लोग ये फार्मूला पढ़े हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है। और एक और फार्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये होता है स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम लोग कक्षा 7 में ये फार्मूला पढ़े हैं, 6, 7, 8 में किसी क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे r प्लस L का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर का रूप है, R प्लस L का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूप है स्टूडेंट्स। तो इसको उस तरह से प्रसार करेंगे तो E बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन, और इसका प्रसार करेंगे तो होता है a स्क्वायर, a के जगह पे r है स्टूडेंट्स, b के जगह पे l है, a के जगह पे r है, b के जगह पे l है। तो यहाँ पे है a स्क्वायर तो a के जगह पर क्या है r, तो r स्क्वायर लिख देंगे, प्लस देखो प्लस है फार्मूले में b स्क्वायर, b के जगह पर क्या है l है, देखो b के जगह पे l है तो l स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 a के जगह पर r है, b के जगह पे l है तो 2rl, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका प्रसार, माइनस अब आप इसका प्रसार करेंगे, अब आप इसका प्रसार करेंगे तो ये ब्रेक माइनस है तो आगे ब्रैकेट लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है स्टूडेंट, a के जगह पे r है और b के जगह पे l है, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, स्क्वायर है स्क्वायर, तो a स्क्वायर a के जगह पर r है तो r स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, देखो प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे यल है तो यल स्क्वायर, माइनस 2ab तो माइनस 2ab, ए के जगह पे आर, बी के जगह पे यल, तो हो जाएगा 2rl। ये हो गया स्टूडेंट्स। और बटे में हो जाएगा स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी है, तो ये कॉमन स्क्वायर हो जाएगा। और एक ब्रैकेट में r माइनस यल, एक ब्रैकेट में r प्लस यल, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह पर r है, b के जगह पे यल है, तो इन दोनों का ये हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और यहाँ पर दोनों का स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर दोनों का स्क्वायर है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा, अब इसको ओपन करेंगे, ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस यल स्क्वायर, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2rl, माइनस है तो प्लस 2rl, और यहाँ पर ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से ये स्टूडेंट्स हो जाएगा। देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए आर स्क्वायर यहाँ पर भी, आर स्क्वायर यहाँ पर भी, ये प्लस है ये माइनस है, ये कट जाएगा स्टूडेंट्स। यल स्क्वायर यहाँ पर है प्लस में, यल स्क्वायर यहाँ पर है माइनस में, ये स्टूडेंट्स हमारा कट जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से बचेगा हमारा ई बराबर बचेगा स्टूडेंट्स, ई बराबर यहाँ से बचेगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन, और 2rl दोनों प्लस में है तो 2 और 2 4, तो हो जाएगा 4rl, और बटे में आ जाएगा स्टूडेंट्स आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा स्टूडेंट आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, इतना लिखा है। अब देखिए स्टूडेंट, चूंकि हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव निकाय होता है, ये 2l इसके बीच की दूरी होती है, 2l इसके बीच की दूरी होती है, और ये हमारा r यहाँ पर किसी बिंदु P पर r है, ये हमारा r है, ये बीच से इसकी दूरी है r। अब स्टूडेंट, ये जो 2l होता है, ये बहुत ही अल्प दूरी होता है, बहुत ही कम दूरी होता है। ये जो हमारा 2l है ना स्टूडेंट्स, ये हमारी बहुत कम दूरी होती है, बहुत ही अल्प दूरी होती है, तो अल्प दूरी है इस r की तुलना में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कि यदि हमारा r जो है वो l से क्या हो, बड़ा हो, यदि हमारा r है जो स्टूडेंट्स वो l से क्या है, बड़ा है, तो अगर हमारा r l से बड़ा है तो आर स्क्वायर जो होगा वो यल स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा। जैसे एक उदाहरण दिखाते हैं, जैसे हमारा है 5 है और 1 है, तो 5 1 से बड़ा है, 5 1 से बड़ा है, तो जो 5 का स्क्वायर होगा ये हो जाएगा 25, और जो 1 का स्क्वायर होगा हो जाएगा 1, तो ये इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। यहां पर 4 ज्यादा था, यहां पर 24 ज्यादा हो गया। मान लीजिए 10 है, ये 1 से क्या है, बड़ा है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, तो अगर 100 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 99 आएगा, और 99 लगभग 100 के 1 की तुलना में लगभग 100 के बराबर होता है। अगर कोई चीज आप 99 रुपए का खरीदते हैं तो कहते हैं हम 100 रुपए का खरीदें, कोई चीज आप 999 का खरीदते हैं तो कहते हैं हम 1000 का खरीदें, तो 99 लगभग 100 के ही बराबर होता है। तो 100 में से 1 घटाओ तो लगभग 100 ही आता है स्टूडेंट्स। 100 में से 1 घटाओ तो लगभग 100 ही आता है। क्यों? क्योंकि ये 100 1 से बहुत बड़ा है, और 99 लगभग 100 के ही समतुल्य है, 100 के ही लगभग बराबर है। 999 लगभग 1000 के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो 10 अगर 1 से ज्यादा है तो 10 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर से बहुत ज्यादा होगा, और 10 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाएंगे तो लगभग यही आएगा, यानी बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे तो लगभग बड़े के ही बराबर आता है। बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे तो लगभग बड़े वाले के ही बराबर आता है। बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे लगभग बड़े वाले के बराबर आता है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी सेम यही बात है। यहाँ पर ये आर स्क्वायर बहुत बड़ा है, यल स्क्वायर बहुत छोटा है,
तो बहुत बड़े वाले में से अगर बहुत छोटे वाले को घटा दें, बहुत बड़े वाले में से अगर बहुत छोटे वाले को घटा दें तो लगभग हमारा बहुत बड़े वाले के बराबर ही आएगा, लगभग हमारा बहुत बड़े वाले के बराबर ही आएगा। तो जहां पर आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर लिखा है वहां पर क्या लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर। अब यहां पर देखेंगे स्टूडेंट, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, आर का स्क्वायर। इस प्रोसेस को रट लीजिए स्टूडेंट, इतना आसान एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब ई का वैल्यू रखेंगे यहां पर, ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा 4 आर यल बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर की जगह पर स्टूडेंट रख देंगे आर स्क्वायर, और ऊपर भी स्क्वायर है तो एक और स्क्वायर लगा देंगे स्टूडेंट्स, ऊपर भी स्क्वायर है तो एक और स्क्वायर लगा देंगे, इसके जगह पर यहां से हम आर स्क्वायर ही रखेंगे। अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 4 आर यल बटे आर का स्क्वायर और स्क्वायर 2 दूनी 4, आर पे पावर 4 हो जाएगा स्टूडेंट, आर पे पावर 4 हो जाएगा। तो ऊपर वाले आर से इस वाले इसको काटेंगे तो एक घात घट जाएगा, ऊपर वाले आर से नीचे वाले को काटेंगे तो यहां से हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, एक पावर जो है वो घट जाएगा, एक घात हमारा जो है वो घट जाएगा, ये -1 हो जाएगा स्टूडेंट्स जब काटेंगे तब। तो ई बराबर हमको मिलेगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा 4 इंटू यल, ऐसे हो जाएगा 4 यल बटे आर क्यूब। अब स्टूडेंट्स 4 यल को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन। 4 यल को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 यल गुणे 2, 2 दूनी 4 यल हो जाएगा। 4 यल को लिख सकते हैं 2 यल इंटू 2, 2 दूनी 4 यल और बटे आर क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट। 4 यल को लिख सकते हैं 2 यल इंटू 2। अब स्टूडेंट्स यहां से देखेंगे ये हो जाएगा, यहां पर 1 का गुणा छिपा होता है, हर जगह 1 का गुणा छिपा रहता है, तो इसको हम लिख देंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा क्यू इंटू 2 यल, देखो ये हो जाएगा क्यू इंटू 2 यल और गुणे हो जाएगा 2 बटे आर क्यूब। अब स्टूडेंट्स Q इंटू 2L क्या होता है, आपको वीडियो के शुरुआत में बताया गया है। Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, P बराबर होता है Q इंटू 2L, P बराबर होता है। तो Q इंटू 2L के जगह पर क्या रख देंगे, P रख देंगे स्टूडेंट्स। तो E बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन, Q इंटू 2L के जगह पर हम रखेंगे P और 2 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2P बटे आर क्यूब। ये आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है स्टूडेंट्स। अब चूंकि यहाँ पर एक और बात है, एप्सिलॉन है, तो हम जानते हैं कि K बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन 0, बार बार आपको बताया गया है। तो एप्सिलॉन की जगह पर हम ये रख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई K एप्सिलॉन 0 2P बटे आर क्यूब, 2P बटे आर क्यूब। ये है K परावैद्युतांक माध्यम वाले किसी माध्यम में रखे वैद्युत द्विध्रुव निकाय के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब हम मान लें स्टूडेंट कि वहां पर K परावैद्युतांक वाला माध्यम ना होकर के वायु हो या निर्वात हो। हम मानेंगे स्टूडेंट्स कि यदि माध्यम क्या हो, वायु हो। अगर माध्यम वायु होगा तो इस K की जगह पर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि वायु और निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है। तो माध्यम वायु होगा तो K का मान कितना होगा, 1 होगा। तो वायु के लिए हमारा फार्मूला आ जाएगा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि K का मान 1 है, 1 छिपा होता है, और ये हो जाएगा 2P बटे आर क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। अब यहां से सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश रूप में आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 और P हमारा सदिश राशि है बटे आर क्यूब। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र।
यहाँ तक हम एग्जाम में पूछेगा तो जैसे बाई प्रोसेस आपको यहाँ बताया गया है, स्टेप टू स्टेप ऐसे ही लिखते जाएंगे स्टूडेंट्स, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई भी आपका एक नंबर काट नहीं पाएगा। और इसको समझने के लिए पूरे प्रोसेस को आराम आराम से देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर भी स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और कमेंट कीजिए। ऐसे ही आसान एक्सप्लेनेशन देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आंसर विद के में। धन्यवाद।